चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जो वीडियो है हमारा वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय संविधान से संबंधित है। तो इस पे हम बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान में आपने पढ़ा होगा, भारतीय जो संविधान है उसका एक संवैधानिक विकास का एक क्रम है। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास का एक क्रम है, संवैधानिक विकास का एक क्रम है जिसको संवैधानिक विकास कहते हैं। तो इसी क्रम में एक एक्ट आता है 1919 का, 1909 का एक्ट, 1919 का नहीं, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो या तो मॉर्ले कह दो, मॉर्ले, या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से भारतीय संसद में, भारतीय उस समय की जो संसद थी, विधान परिषद थी, उसमें एक बिल लाया गया जिसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। देखो, परिषद अधिनियम, परिषद इसलिए क्योंकि परिषदों का निर्माण हो गया था भारत में परिषदों का निर्माण हो गया था, विधान परिषदों का निर्माण हो गया था, इसलिए इसको भारत परिषद अधिनियम कह रहे हैं। इससे पहले के और भी एक्ट थे, 2 एक्ट थे, उन्हें भी भारत परिषद अधिनियम कहते थे। जैसे कि 1857 का भारत परिषद अधिनियम हो गया, 1833 का भारत परिषद अधिनियम हो गया। तो ऐसे ही ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम बना। अब आइए इस एक्ट में क्या था, ये महत्वपूर्ण बात क्या थी, इस पर चर्चा करते हैं। तो इस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि लॉर्ड कर्जन जो थे 1906 में, तो लॉर्ड मिंटो आए। 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे, और कर्जन के बाद फिर लॉर्ड मिंटो आए। मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो थे, वो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो वायसराय होते हुए उन्होंने ये एक्ट पारित किया। और मार्ले भारत के राज्य सचिव के पद पर नियुक्त थे, और मार्ले भारत के राज्य सचिव के पद पर नियुक्त थे। तो राज्य सचिव का पद था जिसको मिला हुआ था लॉर्ड मार्ले को, ठीक है, मार्ले को। और लॉर्ड मिंटो थे, वो वायसराय थे। मिंटो वायसराय थे, और लॉर्ड मार्ले या मार्लो, वो एक भारत राज्य सचिव के पद पे थे। ये 2 बात, ठीक है। तो ये एक्ट आया, तो उसके बाद तो उनको नियुक्त किया गया वायसराय, और जॉन मार्ले उनका पूरा नाम था, वो भारत के राज्य सचिव नियुक्त हुए थे। मार्ले जो थे वो उदारवादी विचारों के थे। मार्ले उदारवादी विचारों के थे। मार्लो के विचार जो थे उदारवादी विचार थे। तो उदारवाद से ये प्रेरित थे। उदारवाद एक कॉन्सेप्ट होता है, एक विचारधारा होती है उदारवाद, समाजवाद। उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित थे। कौन? मार्ले। तो मार्ले उदारवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये बात हमें याद रखनी है, विचारधारा से प्रभावित थे, या कह सकते हैं कि वो उदारवादी थे, या कह सकते हैं कि
वे उदारवादी थे। ये इतनी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें भारतीय प्रशासन में सुधार करने की कुछ आवश्यकता महसूस हुई, तो भारतीय प्रशासन में सुधार किया गया। देखो, बहुत एक विकास का क्रम है, एक विकास का संवैधानिक क्रम है जिसको 1600 से शुरू करते हैं तो 1726, उसके बाद 1773, उसके बाद 1784, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद 1784 के बाद 1861, 1861 के बाद 1892 के बाद और इससे भी पहले एक 1813 का एक्ट रह गया और इसे ही बाद में एक 1833 का एक्ट रह गया। 92 के बाद फिर 1857 के बाद एक क्रांति हुई थी, 1858 में एक्ट आया और ये 1858 के बाद ये एक और ये संवैधानिक क्रम की बात है। तो एक हो गया 16, 26, 73, 84, 1813, 33, 1861, 92, 58, ये भारत के संवैधानिक विकास की क्रम है। ये जितने भी हैं ये इनको भारत का संवैधानिक विकास का क्रम कहते हैं। भारत का संवैधानिक विकास का क्रम है ये, संवैधानिक विकास का क्रम। तो इन सभी एक्टों को भारत का संवैधानिक विकास का क्रम कहते हैं। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और उसके बाद ये क्रम विकास का चलता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं 1909 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि वो भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो, वे विचारों से सहमत थे। किसके से? जॉन मार्ले के। तो जॉन मार्ले के विचार और लॉर्ड मिंटो के विचार समान रूप से उदारवादी विचार थे। तो दोनों के विचार मिले, दोनों की विचारधाराएं मिली। दोनों के विचार मिलने से एक नए एक्ट का निर्माण हुआ जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को क्या किया गया था? विधि निर्माण कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जो विधि का निर्माण था, विधि निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये बात याद रखनी है कि 1909 के अधिनियम में क्या हुआ था? 1909 के अधिनियम में भारतीयों को, जो इंडियंस थे, भारतीयों को क्या किया गया? भारतीयों को विधि निर्माण में और ज़्यादा सहयोग प्रदान करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और केंद्रीय सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, जो केंद्रीय विधान परिषद थी 1857 में जो बनी थी, 1857 में बनी थी, वो 16 सदस्यों की संख्या जो थी, 16 सदस्यों की संख्या को अब 60 कर दिया गया। 16 की संख्या को 60 कर दिया गया। कहाँ? केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान जो परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद की जो थी, उसको विधान परिषद की जो परिषद थी उसको बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया। तो ये बात याद रखने वाली है कि 16 से 60 केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो कब की गई? तो 16 से 60 कर दी गई। ये बात याद रखनी है। ये 1909 का एक्ट था। उसके बाद क्या हुआ कि कर दी गई और गैर सरकारी जो सदस्य थे, सरकारी सदस्य थे, वो आधे हो गए। तो गैर सरकारी सदस्य मतलब कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश लोग थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि गैर सरकारी सदस्यों को इसमें नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय होते थे।
जो मनोनयन करके आते थे, नॉमिनेट करके आते थे, नॉमिनेशन के द्वारा वो आते थे, होके आते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें ही गैर सरकारी सदस्य बोलते थे, कहा जाता था। ठीक है, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। तो ये बात याद रखने वाली है। तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 32 थी और ये गैर सरकारी सदस्य और बचे हुए जो बाकी के थे 27 लोग थे, वो सरकारी सदस्य निर्वाचित होते थे या फिर कह सकते हैं कि उन्हें चुना जाता था, और 5 लोग थे वो नामजद किए जाते थे, ऐसे ही बुला लिए जाते थे। ठीक है, तो 27 थे गैर सरकारी सदस्य थे, पहले इनका नॉमिनेशन होता था, फिर हल्के चुनाव के द्वारा ये आने लगे, और 27 लोग थे जो निर्वाचित होते थे और 5 लोगों को वो नामजद यानी कि नॉमिनेट करता था। ये भी एक तरीके के नॉमिनेशन ही थे। 32 लोग भी नॉमिनेशन के द्वारा चुने जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था इनका, कह सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था 32 लोगों का, गैर सरकारी सदस्यों का। ठीक है, तो इस तरीके से ये निर्वाचन मंडल जो था 3 श्रेणियों में बढ़ गया। कौन कौन से? सामान्य निर्वाचक वर्ग और विशिष्ट निर्वाचक वर्ग और वर्गीय निर्वाचन वर्ग। तो 3 भागों में बढ़ गया। सामान्य निर्वाचन जो निर्वाचन वर्ग नंबर 1, नंबर 2, और दूसरा था वर्गीय निर्वाचन वर्ग। ठीक है, तीसरे कह सकते हैं वर्गीय निर्वाचन वर्ग। तीसरा था विशिष्ट निर्वाचन वर्ग। तो 3 तरह के ये वर्ग में बट गया। 1909 का अधिनियम में 3 तरह की निर्वाचन मंडल बनाए गए। एक था सामान्य निर्वाचन वर्ग, दूसरा था वर्गीय निर्वाचन वर्ग, तीसरा विशिष्ट। उसके बाद इसमें कुछ और बदलाव आए। अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। इसने विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया, केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। विधायी शक्तियों को इसने वृद्धि कर दी। विधायी शक्तियों में वृद्धि कर दी। केंद्रीय विधान परिषद शक्तियों में वृद्धि कर दी। और क्या हुआ था? वृद्धि कर दी। उसके बाद सदस्यों की बजट की विवेचना और उस पर प्रश्न पूछने का भी एक अधिकार दे दिया। और एक और काम कर दिया था, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो पहले ही दे दिया था। ठीक है, बजट पर प्रश्न पूछने का विवेचना करने, प्रश्न पूछेंगे और उसकी विवेचना भी करेंगे, और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है, परंतु मत देने का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं था पहले की तरह ही 1833 में बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, 1892 में भी प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वो मत नहीं दे सकते थे। ठीक है, 1892 में जो एक्ट था उसमें भी प्रश्न पूछ सकते थे 1892 में, लेकिन वो क्या कर सकते थे? वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। ठीक है, बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 58 के बाद 2 एक्ट और आए, ये वाले एक्ट पीछे के हैं। 58 के बाद आएंगे 1861 का और 1858 का। तो 1858 का जो एक्ट आया, उसके बाद 1861 का आया, फिर 92 का आया। तो 2 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण थे 1858 से पहले। तो 92 के बाद 1909 का आया। ये वाली बात आपको याद रखनी है जो मैंने ऊपर पहले बता दी थी। ठीक है,
तो 1892 में ये 1892 का जो एक्ट था उसमें ही प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है। और सामान्य प्रश्न भी कर लेंगे, सामान्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं, परंतु वो क्या कर सकते हैं, परंतु वो क्या है, मत नहीं दे सकते, मत को प्रदान नहीं कर सकते। मत को प्रदान करेंगे तो उनका मत माना नहीं जाएगा और ना ही पावर दी जाएगी। मत को प्रदान नहीं कर सकते, ये वाली बात इसमें रखी गई, ठीक है। तो मत प्रदान नहीं कर सकते, मत प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बात इसमें रखी गई। और क्या हुआ था 1909 के अधिनियम में कि आप मत नहीं दे सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बावजूद पार्लियामेंट्री सुधार जो था भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो गया, आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो गया, ठीक है। कैसे असफल हो गया? इसमें जो उत्तरदायी सरकार थी, जो भारत मांग कर रहा था कि भारत की ये मांग थी, भारतीयों की ये मांग थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार की, उत्तरदायी जो हो भारत में जो सरकार, उसकी स्थापना की जाए। वो पूरी नहीं हो पाई, उसकी मांग पूरी ना हो सकी और केंद्रीय विधानमंडल के सरकारी सदस्य कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और केंद्रीय विधानमंडल के जो सदस्य थे वो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि उत्तरदायी सरकार नहीं थी, जवाबदेही सरकार नहीं थी कि क्या हो रहा है उसका जवाबदेह कौन है। उत्तरदायी सरकार नहीं थी, और नहीं थी तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कैसा भी प्रश्न हो तो उसका प्रश्न पूछ ही नहीं सकते थे, और प्रश्न पूछोगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं, ये वाली बात थी इसमें। वे मतदान में सदा सरकार का ही समर्थन करते थे, और मतदान होता था तो वे सरकार का ही सदस्य जो है समर्थन करते थे। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसी एक्ट को आगे, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वीडियो और ज़्यादा लोगों के लिए लाभकारी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी क्वेरीज़ को कमेंट करें। फिर कर मिलते हैं, नमस्कार।